15,000 का पोर्टफोलियो है, 13,000 का, और ओवरऑल एक अच्छा डिसेंट पोर्टफोलियो है। उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा ही एक कंपैक्ट कर दिया है। दोस्तों मुझे पोर्टफोलियो देखने के बाद 2 से 3 चीज़ें एडवाइस देनी थी, इसीलिए मैंने वीडियो बना दी, वरना मैं मेल पे ही कर देता, बट आपको भी जानने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। दोस्तों सबसे पहले तो इनका इन्वेस्टमेंट 12,000 का है, विच इज़ ग्रेट, एंड 3% का प्रॉफिट भी हो रहा है। बट दोस्तों देखो, अगर आप पोर्टफोलियो भेज रहे हो तो काइंडली मेंशन जितना भी आपसे इन्फॉर्मेशन हो सकती है। आप रिवील नहीं करना चाहते वो अलग बात है, बट अगर आप करना चाहते हो तो प्लीज़ डू इट, बिकॉज वो हेल्प करता है एक ऑडियंस को टारगेट करने में, ताकि आप अपनी एज बता रहे हो या फिर अपनी इनकम बता रहे हो या फिर अपना कैपिटल बता रहे हो, या फिर अगर आप बता रहे हो कि मैं कितना SIP करने को तैयार हूँ, सो आप एक डिस्क्रिप्शन लिख दोगे, दैट विल हेल्प पीपल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर इन योर पोर्टफोलियो, और उसके बाद ही मैं कुछ डिसीजन ले पाऊंगा। वरना हर एक एज ग्रुप के हिसाब से अलग अलग डिसीजंस रहते हैं, अलग अलग मेरी एडवाइस रहती है। सो आप वो कर सकते हो, क्योंकि मेरा व्यू एक 25 साल के एक इंसान के लिए और एक 50 साल के इंसान के लिए डेफिनेटली अलग रहेगा। चलिए सीधा शुरू करते हैं पोर्टफोलियो रिव्यू से। तो सबसे पहला स्टॉक जो है वो डाबर का है, डाबर इंडिया। अगेन मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, डाबर का हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं एंड कई सारी चीज़ें डाबर की है, तो इसको तो आप रहने दो, बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है आपको, इसके अंदर 1% का प्रॉफिट हो रहा है, बट आगे जाके ये अपना जोश दिखाएगा। आपको पता है ओवरऑल इसका चार्ट ग्रीन पैटर्न में है, सो इसको सेल आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर की ज़रूर आप जगह दे सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे कौन सा स्टॉक है, HUL। अभी HUL भी इतना बड़ा अच्छा स्टॉक है, अब सेक्टर का लीडर है और कई सारे बिजनेसेस है, मैंने कई सारे पिछले वीडियोस में भी डिस्कशन किया था HUL के बारे में। सो HUL को भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। आपकी जो अमाउंट है, यहाँ पर अमाउंट अराउंड आपने एक शेयर लिया है 2746 का, विच इज़ ग्रेट। चलिए वो नुकसान हो रहा है उसको देखो मत, आप वो जो जनरली है वो ऊपर ही जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं SBI। अब SBI के बारे में क्या कहने, एकदम नंबर 1 PSU बैंक है। अगर आपको PSU बैंक्स पसंद है, अगर प्राइवेट बैंक्स पसंद नहीं है, अगर आपको प्राइवेट बैंक्स पसंद नहीं है, तो आप PSU बैंक्स के जा सकते हो, और PSU बैंक्स में भी आपने एकदम सही ऑप्शन सिलेक्ट किया है। SBI इज अ ग्रेट ऑप्शन फॉर एवरी PSU बैंक। आपने देखा PNB बैंक जो है वो PSU की सेकंड नंबर बैंक है, और PNB बैंक का जो ओवरऑल चार्ट पैटर्न है वो नेगेटिव ट्रेंड में है, एंड जो मेरे बेसिक पैरामीटर्स है उसमें वो फुलफिल नहीं करता है। वो जो रेड कलर का चार्ट पैटर्न है ना, वो आ जाता है, एंड देन आई डोंट लाइक द स्टॉक। तो फिर SBI आपको पता है ग्रीन चार्ट पैटर्न है, तो आप SBI के साथ बने रह सकते हो। PSU का नंबर 1 बैंक है। बट अगर आपको मतलब अगर आप अगर बिगनर हो, मुझे नहीं पता कि आपने कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, बट अगर आप एक बिगनर हो और अगर आप एकदम अच्छा सेफ बैंक जाना चाहते हो, मतलब आप कंफ्यूज हो कि मैं PSU बैंक जाऊँ, मतलब सरकार वाली गवर्नमेंट बैंक जाऊँ या फिर प्राइवेट बैंक जाऊँ, तो आप अपने सर्विस के हिसाब से देख सकते हो आपको कौन सी एज अ कस्टमर बैंक अच्छी लगती है, उसके हिसाब से जा सकते हो। आप कंपेरिजन कर सकते हो SBI वर्सेस HDFC में, फिर दोनों में से कोई भी एक स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो, दोनों ही अपने सेक्टर के लीडर है। चलिए आगे बढ़ते हैं निपॉन एसेट मैनेजमेंट में। सो ये कंपनी के अंदर पोटेंशियल है आगे जाने का, और आपने प्राइस भी अच्छी प्राइस पर लिया है, सो मैं तो यही कहूँगा कि कंटिन्यू करते रह सकते हो। आपने एक ही क्वांटिटी ली है, विच इज़ ग्रेट। आपने मतलब एज पर द कैपिटल आपने सही डाइवर्सिफिकेशन किया है। हाँ, मतलब इतनी ज़्यादा क्वांटिटी लेने के बाद भी किसी को दिखाना नहीं है कि मैंने इतनी सारी क्वांटिटी लिया है। आपने एक क्वांटिटी ली है या फिर आधी क्वांटिटी ली है, वो मैटर नहीं करता है। आपका जो एक सेंस ऑफ बाइंग द स्टॉक है, जितनी पोर्टफोलियो एलोकेशन है, वो सारी स्किल्स मैटर करती है, एंड देन वो ग्रेजुअली आगे तो बढ़ते ही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं RVNL। तो RVNL के अंदर आपने निवेश किया है अराउंड 360 का, जो आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से ठीक ठाक अमाउंट है। और RVNL का और अगर IRCTC का मर्जर हो जाता है तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपको देखने मिल सकती है। तो चलो RVNL के साथ भी आप इसके अंदर रह सकते हो। चलिए असली मज़ा तो अब से चालू होता है ना, क्योंकि आगे है टाटा टिन प्लेट। क्योंकि मेरी कई सारी ऑडियंस है, उन्हें नहीं पता होगा टाटा टिन प्लेट क्या है। सो दोस्तों मैं बेसिकली एक इंट्रो देना चाहूँगा। टाटा टिन प्लेट ये एक फर्स्ट एवर मैन्युफैक्चरिंग कंट्री, मतलब ये है कंपनी है जिसने ना इंडिया में सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग चालू की हमारे इंडिया में, मतलब ओवर द वर्ल्ड नहीं, लेकिन खाली हमारे इंडिया के अंदर सबसे पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन्होंने ही चालू किया है। और ये जो है अपने जो सेक्टर है, अपने सेक्टर के अंदर लीडर तो नहीं कह सकते, लेकिन एक लीडर का से कम भी नहीं है। दोस्तों क्या है ना, मतलब इसके सेक्टर के, मतलब मैं पहले आपको बताता हूँ क्या करता है ये है ना, इसका काम है कि टिन प्लेट्स बनाता है।
अभी इसका नाम जैसा कि है वैसा ही इसका काम है, टाटा टिन प्लेट वही टिन प्लेट्स बनाता है। अब टिन प्लेट्स क्या होता है ना, मैं बेसिकली एक इंट्रोडक्शन देता हूँ। जो अभी फॉर एग्जांपल आपने स्टील का एक रॉड लाया है या फिर स्टील का आपने गाड़ी के लिए दरवाज़ा बनाया है, आप गाड़ी बनाते हो, टाटा मोटर्स के अंदर गाड़ी लगती है, या फिर टाटा स्टील है ना, टाटा स्टील के अंदर कितने स्टील के रॉड्स लगते हैं, ऐसी शीट्स लगती है। तो वो शीट पे है ना पानी चले जाए या फिर करोजन के हिसाब से है ना वो शीट की जो स्टील है वो स्टील खराब हो जाती है। तो स्टील को प्रोटेक्ट करने के लिए उस पर पेंट तो हम कर नहीं सकते बोर्ड के जैसा, तो हम क्या करते हैं उसके ऊपर है ना टिन प्लेट लगाते हैं। अभी टिन प्लेट है ना अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग आती है। अभी टिन प्लेट स्टील के लिए अलग आती है, जिंक के लिए अलग आती है, फिर एल्यूमिनियम के लिए अलग आती है। तो इसके हिसाब से अलग अलग टिन प्लेट्स आती है। तो टाटा स्टील के प्रोडक्ट्स को, आपको पता है टाटा स्टील इज द नंबर 1 लीडिंग कंपनी इन स्टील इन इंडिया एंड कई सारे उसके पुरस्कार भी मिले हैं। तो टाटा स्टील का जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो स्टील बनाता है, लेकिन स्टील अगर करोड़ हो गया पानी की वजह से तो उनका तो पूरा माल खराब हो जाएगा ना। तो उनके माल को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक सोल्यूशन है वो ये है कि हमें ना उसके अंदर जो स्टील है उसके ऊपर हम एक शीट चिपका देंगे, जिसके चिपकाने से वो एंटी करोड़ हो जाएगा और वो करोड़ नहीं होगा, वो रस्ट नहीं होगा, उसमें जंग नहीं चढ़ेगा स्टील में। वो स्टील का अलग तरह का जंग चढ़ता है और वो नहीं चढ़ेगा, स्टील एकदम साफ रहेगा। तो वो करने के लिए टाटा स्टील ने एक सब्सिडरी कंपनी बनाई, मतलब टाटा स्टील ने एक छोटी कंपनी बनाई और वो छोटी कंपनी को काम दे दिया कि भाई अभी तू मेरे लिए टिन प्लेट बनाना। तो टिन प्लेट, टाटा टिन प्लेट बनाती है, वो टिन प्लेट बनाकर हमारे टाटा स्टील को देती है एंड देन टाटा स्टील के ऊपर स्टील्स के उसके जो गुड्स है उसके ऊपर स्टील के शीट्स लगते हैं एंड देन द प्रोडक्ट इज गुड टू गो इन दी मार्केट। सो इस तरह से इसका रेवेन्यू और टाटा स्टील का भी आता है और टाटा टिन प्लेट का भी आता है एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसने अच्छा परफॉर्म किया। आई वुड सजेस्ट यू टू बी इन द स्टॉक। अभी दोस्तों इसकी कुछ हिस्ट्री की बात कर ले तो कैसा है ना इसकी हिस्ट्री, इसका ये अपने सेक्टर में 3rd नंबर पर है। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए, मतलब ये तो पेपर पे 3rd नंबर पर है बट मार्केट में नंबर 1 है। क्यों बताओ? क्योंकि इसका जो कॉम्पिटिटर है वो सबसे पहला जो कॉम्पिटिटर है, मतलब इसका जो मार्केट लीडर है इस सेगमेंट पे, वो मार्केट लीडर है हिंदुस्तान जिंक, फिर सेकंड मार्केट लीडर है हिंदुस्तान कॉपर और थर्ड मार्केट लीडर है टाटा टिन प्लेट। तो दोस्तों क्या है ना, हिंदुस्तान जिंक जो है वो जिंक बनाता है एंड वो टिन प्लेट बनाता है स्पेसिफिकली फॉर जिंक। तो वो जिंक के सेक्टर में एक नंबर 1 हो गया। जो टिन प्लेट मतलब टिन प्लेट का ओवरऑल सेगमेंट देखा जाए तो हिंदुस्तान जिंक पहले आएगा, हिंदुस्तान कॉपर पहले आएगा, सेकंड आएगा, फिर टाटा टिन प्लेट थर्ड आएगा। लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली टिन प्लेट के सेगमेंट के अंदर जाके झांक के देखें, मतलब ये टिन प्लेट का सेगमेंट है, इसके अंदर भी बहुत छोटे छोटे सेक्टर्स है। जिस तरह से ये स्टील का सेक्टर हो गया, ये हो गया हमारा कॉपर का सेक्टर, ये हो गया जिंक का सेक्टर। तो जो स्टील का टिन प्लेट बनाता है वो उसके अंदर सबसे ऊपर टाटा टिन प्लेट है, और जो जिंक का टिन प्लेट बनाता है वो है हिंदुस्तान जिंक, और जो कॉपर का टिन प्लेट बनाता है वो है हिंदुस्तान कॉपर। तो इस तरह से जो टिन प्लेट के सेगमेंट के अंदर जो एकदम बेसिकली मार्केट लीडर है वो टाटा टिन प्लेट है, और ये एक स्टॉक अच्छा है। आपने जो अपने अलोकेशन है अपने कैपिटल का वो भी बहुत ही अच्छी तरह से किया। सो आई वुड रिकमेंड यू कि इसको रहने दो। हाँ मानता हूँ बहुत ही छोटी कंपनी है बट आगे ग्रो करने का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखती है, और इसने ही हमारे इंडस्ट्री को, इंडियन इंडस्ट्री को ट्रिपलेट टिन प्लेट बताया। मतलब ट्रिपलेट टिन प्लेट क्या होता है ना, ये टिन प्लेट मतलब ये स्टील का शीट है, उस शीट के ऊपर टिन प्लेट लगाएंगे लेकिन वो ट्रिपल लेयर वाली रहेगी। वो भी बेसिकली हमें साइंटिफिक वे में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो एकदम मतलब ऐसी ट्रिपल लेयर वाली रहेगी जो एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव रहेगी और कॉस्ट कन्वीनियंट भी रहेगी। लेकिन दोस्तों इसके अंदर एक चीज़ है कि 2018 में एक बहुत बड़ा क्रैश आया था, और वो क्रैश से लेकिन देखिए 2020 में वो जूझ के निकल गई है और अभी भी उस क्रैश को तोड़ते हुए ऊपर चले गई है। सो ये एक अपने क्रैश को फेस कर पाना वो किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क रहता है, जो टाटा टिन प्लेट ने करके बताया। तो ये डिजर्व करता है। अगर आपको ऐसा कोई स्टॉक चाहिए जो मतलब बेसिकली जनरली लोगों के नज़र में ना हो, सो यू कैन कंसिडर दिस स्टॉक। आगे पोटेंशियल है, इतना भी ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा, आपके पैसे को 1000-10,000 गुना तो नहीं कर देगा, लेकिन इसके अंदर पोटेंशियल है आगे बढ़ने का, दुगना तो कर ही सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं जोमेटो के बारे में। अब दोस्तों देखो जोमेटो का ऐसा सीन है ना कि जोमेटो को कुछ मतलब देयर आर 2 कम्युनिटीज़। पहली कम्युनिटी जोमेटो को पसंद करती है, दूसरी कम्युनिटी नहीं पसंद करती है। अभी क्योंकि वी आर जस्ट प्रेडिक्टिंग है ना, जो नहीं पसंद करती है वो खराब है क्या? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं। वो जो नहीं पसंद करती है उसके भी अलग व्यू है और जो पसंद करती है उसके भी अलग व्यू है। अभी हर एक को राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अब स्टॉक मार्केट में यही तो खेल है, किसी को नहीं पता रहता आगे क्या होगा, लेकिन जो अच्छे से एक्सप्रेस करता है वही आगे जाता है। इनका कहना, पहले लोगों का कहना है कि ये प्रॉफिट नहीं दिखा रहा है तो खराब है, और
दूसरे लोगों का कहना है कि आगे प्रॉफिट दिखाएगा तो अच्छा है। तो दोस्तों मेरा तो पर्सनली यही मानना है कि ये अभी तक प्रॉफिट नहीं दिखा रहा है, सो आई एम नॉट इन द स्टॉक एंड द पोजीशन टू बाय द स्टॉक। बट स्टिल अगर ये प्रॉफिट अपने पोर्टफोलियो में दिखाना, जो बैलेंस शीट है उसमें दिखाना चालू कर देगा, सो आई विल डेफिनेटली कंसिडर दिस स्टॉक बिकॉज दिस इज अ गोल्ड माइन। एंड मैं कंक्लूड तो नहीं करना चाहूँगा कि गोल्ड माइन है या नहीं, वो तो आगे जाके ही पता चलेगा। बट फ्रॉम माई साइड ये अगर प्रॉफिट दिखाएगा सो आई विल बाय दिस शेयर, एंड वो मेरे लिए तो एक गोल्ड माइन से कम नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एप्टस वैल्यू हाउसिंग। अब देखिए हाउसिंग फाइनेंस जो है, हाउसिंग फाइनेंस के अंदर है ना, मुझे ये एप्टस वैल्यू हाउसिंग ने चौंका दिया, क्योंकि देखिए हाउसिंग फाइनेंस के अगर आपको एकदम मतलब आप पहले खुद को डिसाइड करो कि आप एक मतलब आप एक रिस्की ट्रेडर हो जो रिस्क लेता है, या फिर एक इन्वेस्टमेंट मतलब एक रिस्क वाले हो, आपको रिस्क लेना पसंद, ज़्यादा लेना पसंद है, या फिर रिस्क कम लेना पसंद है। मतलब आपके अपने ये जो 700 रुपये है इसको रिस्क ज़्यादा रख सकते हो या फिर रिस्क कम लेना पसंद है। अब दोस्तों अगर आपको रिस्क ज़्यादा लेना है ना, तो रिस्क ज़्यादा लेना है तो उसके साथ रिवॉर्ड भी ज़्यादा मिलेगा, और वो लेना है तो एप्टस वैल्यू हाउसिंग के साथ जा सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि कंपनी खराब है, लेकिन मुझे एप्टस वैल्यू हाउसिंग ने चौंका दिया, क्योंकि देखिए ये इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस और हमारा पीएनबी हाउसिंग ये दोनों के ऊपर है। मतलब हाँ, मतलब ये तो एचडीएफसी हाउसिंग फाइनेंस, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस और आवास फाइनेंशियर से नीचे है। मतलब सबसे टॉप पे जो हाउसिंग फाइनेंस पे पोजीशन हासिल किया है वो एचडीएफसी का है, सेकंड पे एलआईसी का है, और थर्ड पे आवास है, फिर फोर्थ पर ये आ गया, और फिफ्थ पर हमारा पीएनबी हाउसिंग है, और सिक्स्थ पर इंडिया हाउसिंग है, तो इंडिया बुल्स हाउसिंग है। तो आपने देखा कि ये इंडिया बुल्स और पीएनबी हाउसिंग के ऊपर है, तो ये एक प्रॉफिट जनरेट कर रहा है और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। मैंने चेक भी किया, इसकी सेल्स है ना 5 साल से 50% बढ़ चुकी है, जो एक बड़ी अच्छी बात है, एंड प्रॉफिट्स भी जनरली जनरेट करके ही दे रहा है। लेकिन दोस्तों ऐसा है ना कि ये अभी अभी लिस्ट हुआ है, एंड वी डोंट नो कि स्टॉक की प्राइस किस तरह से मूव करेगी। सो लेट्स सी कि क्या होता है। अगर आपने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया तो ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कंपनी है, आगे जाके हाई रिवॉर्ड भी दे सकती है, लेकिन आपको रिस्क लेना भी चाहिए। तो रिस्क लेंगे तभी ही पता चलेगा कि आगे क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एंड आगे बढ़ने के बाद हम देखेंगे इसका देवयानी इंटरनेशनल। अब देवयानी इंटरनेशनल के बारे में क्या बात करूँ, अभी अभी लिस्ट हुआ है, एंड जिसको नहीं पता है, मैंने पिछले किसी एक वीडियो में शायद बताया भी था। देवयानी इंटरनेशनल देखो दोस्तों ऐसा है ना कि ये है ना हमारे इंडिया के अंदर है ना 655 स्टोर्स है पूरे 155 सिटीज़ में। मतलब इसके पास 655 स्टोर है और दुकानें हैं 155 सिटी में, वो भी इंडिया के 155 सिटी में। बहुत ही बड़ी चीज़ है, सेक्टर का लीडर है। सेकेंडली अगर हम बात करें हाईएस्ट आउटलेट्स है पिज़्ज़ा हट के, केएफसी के और कोस्टा कॉफ़ी के। ये बड़े बड़े कंपनीज के, बड़े बड़े ब्रांड्स के इसके पास सबसे ज़्यादा आउटलेट्स हैं इंडिया में। और जो है ना ये QSR का लार्जेस्ट ऑपरेटर है। अभी QSR जिनको नहीं पता, मैं एक शॉर्ट में बता दूं, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट होता है। अभी रेस्टोरेंट के अंदर क्या होता है ना, हमें लाइटनिंग करनी रहती है, हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, हमें मेंटेनेंस चार्ज आता है, हमें सारी चीज़ों को मेंटेन करना रहता है, वेटर्स रखने पड़ते हैं, फिर वो वॉशर्स रखने पड़ते हैं, फिर बाद में साफ करना पड़ता है, क्लीनर रखना पड़ता है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस रहती है। लेकिन अभी ये नया कॉन्सेप्ट आया है क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, जिसके मदद से ही हमारे जोमेटो ने एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है, एंड आगे वही उस पर प्लान करते हुए ये अपने रेवेन्यू को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। क्विक सर्विस रेस्टोरेंट है ना ऑल ओवर द वर्ल्ड क्विकली ग्रो हो रहा है। अभी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट क्या होता है ना, पहले आपको एक बड़ी बिल्डिंग चाहिए होती थी, उसके अंदर रेस्टोरेंट चाहिए होता था, बहुत सारी मैनेजमेंट चाहिए रहती थी। बट अभी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट के अंदर क्या होगा, एक जगह रहेगी, एक छोटी सी एक किचन रहेगा, आपको खाली ऑर्डर देना है, वो ऑर्डर यहाँ पर आएगा और यहाँ पर बनकर आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा, या फिर एक जगह रहेगी छोटी सी, उधर खाने के लिए आपको जगह रहेगी। इतना कुछ वो नहीं रहेगा। यही क्लाउड किचनिंग का नाम आपने सुना होगा, वही है क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। तो ये एक बहुत ज़्यादा मतलब एक एडवांस चीज़ हो जाती है। और क्विक सर्विस रेस्टोरेंट को एक इस तरह से जानते हैं, एंड सेकेंडली इस तरह से भी जानते हैं। क्विक सर्विस रेस्टोरेंट आपको पता है डोमिनोज। सबसे पहले देखिए क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, ये जो मैंने आपको बताया ये इवॉल्व वर्जन बताया। अभी कई सारे लोग जो 10-15 लोग देख रहे होंगे वो यही कह रहे होंगे कि क्विक सर्विस रेस्टोरेंट ये नहीं होता है, लेकिन दोस्तों क्विक सर्विस रेस्टोरेंट मैंने जो अभी आपको बताया वो इवॉल्व वर्जन बताया ऑफ क्लाउड किचनिंग। बट जो सबसे पहले बेसिकली लाया था ना वो डोमिनोज और मैकडी ने लाया था। तो वो क्विक सर्विस
सर्विस रेस्टोरेंट क्या होता है ना, वो ये होता है कि आपको बर्गर खाना है तो पहले क्या होता था, आधा आधा घंटा वेट करना पड़ता था, बट अगर आप अभी मैकडी में जाओगे तो आपको बर्गर है ना 5 मिनट के अंदर आ जाएगा। तो वो लोग है ना इसको बनाकर रखते हैं, एंड ऐसा भी नहीं कि खराब होता है, वो क्विक के लिए हर एक चीज़ मैनेज होती है, एंड दैट इज़ हाउ अ क्विक सर्विस रेस्टोरेंट लुक। आपको खाली जाना है एक जगह पर, एक रहेगा उनका स्टोर, उधर जाना है। KFC में भी आप जाओगे, आप खाली ऑर्डर दोगे, विद इन 5 मिनट्स यू विल गेट योर ऑर्डर। उसको कहते हैं एकदम क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। लेकिन ये स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट था, अभी भी ये कॉन्सेप्ट बहुत ही वाइडली फैल रहा है, लेकिन अभी ये थोड़ा सा अपग्रेड हो चुका है, और अभी थोड़ा सा रेस्टोरेंट की जगह पर यहाँ पर ये लोग छोटा किचन कर रहे हैं। हाँ, मतलब ये दोनों तरीके अप्लाई होते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। दोनों तरीके तो अप्लाई होते ही हैं, बट बेसिकली जो मुझे दोनों में से अच्छा तरीका लगता है वो ये लगता है। एंड दूसरा वाला तरीका भी अच्छा ही है, जिसको यूज़ करके मैकडी ने इतना अच्छा ग्रो किया है। चलिए ये कहानी कभी बाद में सुनेंगे, लेकिन क्विक सर्विस रेस्टोरेंट के अंदर ये काम करता है, मतलब इसके पास सबसे ज़्यादा क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स है, और वो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट मतलब KFC के और पिज़्ज़ा हट के और कोस्टा जो कॉफ़ी है, इनके आउटलेट सबसे ज़्यादा है। तो देवयानी इंटरनेशनल के अंदर भी आपने अच्छी पोजीशन बनाई है, आपका प्रॉफिट भी अच्छा हो रहा है, सो यू कैन कंटिन्यू इन दिस स्टॉक। अब चलिए टीवी ब्रॉडकास्ट के पास चलते हैं। अब तक जो आपने शेयर्स लिए ना, वो एक अच्छे मल्टी बैगर शेयर्स कैन बी मल्टी बैगर इन द फ्यूचर, वो सिलेक्ट किए। लेकिन अभी जो ये शेयर है ना, ये शेयर मुझे डाउट लगता है कि आगे नहीं बढ़ेगा। एंड ये मेरा व्यू है, पर्सनल व्यू है, सबका व्यू अलग रह सकता है, बट अकॉर्डिंग टू मी, इफ़ यू आस्क मी, मैं तो अपने पोर्टफोलियो में इस शेयर को ज़रा भी जगह नहीं देता। आप इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखो तो उसने गिरावट में चांस दिया है। एंड सेकेंडली अगर हम देखें तो ओवरऑल सबसे पहला पैरामीटर यही रहता है, मैक्स चार्ट पैटर्न अगर लाल निशान में नीचे की तरफ है, बहुत गिरा हुआ है, तो उसके अंदर एंट्री लेनी ही नहीं होती है। अब देखिए TV18 के बारे में मैं आपको 2 से 3 चीज़ें बता देता हूँ। 2 से 3 चीज़ें के अंदर सबसे पहली जो चीज़ आती है ना, कि इसने ओवरऑल हमेशा से हमें है ना एक ऑपरेटर का गेम देखने मिला है। जब जिस दिन से एट द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द लिस्टिंग ये ऊपर गया, बहुत ऊपर गया, एंड देन ग्रेजुअली नीचे ट्रैक कर दिया गया, फिर इसके अंदर थोड़ी सी ट्रेडिंग हुई ऊपर जाके, फिर इस तरह का मूवमेंट है। अभी स्टॉक इस प्रकार में लाल निशान में नीचे की तरफ है। सो इस स्टॉक में मैं तो पोजीशन बनाना नहीं चाहूंगा। और अभी देखिए जो सेक्टर लीडर है, ये देखिए, ये है ना 5th नंबर पर है अपने पीयर्स के अंदर। इसके ऊपर 4 लोग और है, और ये 5वां नंबर का है पीयर्स। और सबसे ऊपर आपको पता ही है जी एंटरटेनमेंट है। और अभी अभी न्यूज़ आई है, 2-3 दिन पहले ही न्यूज़ आई है कि जी एंटरटेनमेंट और सोनी, ये लोग दोनों का टाई अप हो रहा है। अब दोस्तों सोनी जैसा बड़ा ब्रांड और जी एंटरटेनमेंट जैसा बड़ा ब्रांड, जब ये लोग दोनों टाई अप करेंगे, अभी बेसिकली मेरे घर में ही एक जी सिनेमा करके या फिर क्लासिक करके ऐसी एक चैनल चल रहा था। तो जी एंटरटेनमेंट का भी बहुत सारे चैनल्स हैं, एंड सोनी का तो आपको पता ही है, जो बेसिकली यूट्यूब पे 4 चैनल्स हैं, जिसको एक मतलब रूबी प्ले बटन मिला है, नहीं 2 ही चैनल है, एंड उसमें से एक प्यूडीपाई का है एंड एक सोनी टीवी का है। तो आपने समझ गए सोनी टीवी की कितनी बड़ी वाइड रेंज ऑफ डिमांड है। तो सोनी टीवी एंड जी का टाइप होगा, TV18 कहीं नहीं गया। और ये जो पीयर्स है ना, ये सब मतलब एक क्रश हो जाएंगे एक तरह से। तो आपको 5% का प्रॉफिट हो रहा है, यू कैन बुक द प्रॉफिट एंड गेट आउट ऑफ द स्टॉक। और व्हाट एवर यू वांट, ये मेरा एक ओपिनियन था, एंड मैंने अपना ओपिनियन रख दिया। आपका ओपिनियन क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, आई वुड लव टू नो दैट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ICICI प्रेमिक जो है, ये फ्यूचर टू फ्यूचर, ये जो एक ट्रेड है, तो इसके बारे में तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। वो ट्रेडिंग के बारे में तो अभी जनरली इस चैनल पे कुछ होगा नहीं, बट देखते हैं आगे क्या होता है ट्रेडिंग से रिलेटेड। लेकिन आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली ये ETF है या ये क्या है, ये शो नहीं हो रहा है अच्छे से, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि ये ETF ही है, निफ्टी IT का। और ये ETF और ये दोनों ETF है, दोनों ये जो है ये दोनों ETF है। सो आई वुड से कि अगर आपको इसके अंदर वॉल्यूम ज़्यादा दिख रही है, सो यू कैन कंटिन्यू अबाउट दिस स्टॉक। एंड आपने इसका भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिया कि मुझे इसके अंदर क्या करना है, मतलब आपको इसके अंदर लॉन्ग टर्म पोजीशन रखनी है ETF में कि शॉर्ट टर्म रखनी है। ये सारी डिस्क्रिमिनेशन आप दोगे तो फिर ही मज़ा आएगा ना पोर्टफोलियो रिव्यू करने के लिए। बट स्टिल इफ़ यू डोंट वांट देन इट्स ओके टू यू, बट खाली 5 मिनट लगता है टाइप करने के लिए। दैट विल बेसिकली हेल्प यू एंड मी एंड इवन द ऑडियंस हु आर वाचिंग द वीडियो, तो बेसिकली सबको हेल्प करेगा। सो नेक्स्ट टाइम से इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट सेंड इट टू मी। सो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट रिलेटिंग एनी स्टॉक, आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू। एंड दोस्तों 20 मिनट का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हो, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि
अगर आपको भी अपना पोर्टफोलियो एकदम फ्री में करवाना है रिव्यू, तो आप नीचे कमेंट में और पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में आपको एक ईमेल आ रहा होगा, उस ईमेल पे मुझे भेज देना और सारा डिस्क्रिप्शन लिख देना, क्या है आपका बैकग्राउंड, सारी चीज़ें। सो इट विल बी वेरी गुड फॉर मी टू एनालाइज योर स्टॉक पोर्टफोलियो, और आपको पोर्टफोलियो रिव्यू के और भी वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो फिर बाकी सारे वीडियोस भी पसंद आएंगे। सो डू चेक ऑल द वीडियोस। सो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।